स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये क्लास 9 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है, तो ध्यान से देखिएगा और पूरा अंत तक देखिएगा क्योंकि अंत में आप सबके लिए एक सरप्राइज है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। आप इंट्रो में तो देख ही चुके हैं। अब आप ऐसा कीजिए कि अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करते हुए चलिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर बटन पर क्लिक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। ये फ्री क्लास है, सभी के लिए उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो क्या होता है फोर्स? फोर्स का मतलब क्या होता है? क्या होता है फोर्स? तो फोर्स एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला फोर्स एक पुश या पुल होता है अपॉन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्शन, जो कि ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करके उसको पुल या पुश करने की कोशिश करता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो पुल या पुश करने की कोशिश करता है, तो ये इसमें हम क्या, इस इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? फोर्स कहते हैं, है ना। मैं आपको इसके दूसरे डेफिनेशन भी बता रहा हूँ, गिव मी अ सेकेंड। देखो फोर्स क्या होता है, एक और डेफिनेशन समझ लो। The concept of force can be explained by describing what happens when some force is applied on an object and some of the common effects। नहीं, सॉरी, गलत हो गई डेफिनेशन। फोर्स की डेफिनेशन होगी ये। तो फोर्स की मैं आपको एक मन से डेफिनेशन बता देता हूँ, डोंट वरी। तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच अलाउज एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी ऑब्जेक्ट कैन बी पुल्ड और पुश्ड, है ना। तो जिसके वजह से फोर्स एक ऐसा एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, थोड़ा सा शुरुआत में ही गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है? देखो, फोर्स बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। फोर्स में मूव अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसको मूव करने का काम फोर्स की मदद से हम कर सकते हैं। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसको स्टॉप करने का काम हम फोर्स की मदद से कर सकते हैं। अब स्पीड भी चेंज हो जाती है फोर्स की वजह से, है ना। जैसे मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड पे फुटबॉल खेला जा रहा है ना, और बॉल किसी और स्पीड से आ रही थी और किसी ने उसको और आगे किक मतलब पीछे से और किक करके उसकी स्पीड और बढ़ा दी। तो एक्चुअली हमने क्या किया? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया। तो ये फोर्स का ही एक एप्लीकेशन है या इफेक्ट है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो और फोर्स क्या कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं, दो चार पॉइंट और देख लेते हैं। फोर्स किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। जैसे कि क्रिकेट में हम देखते हैं लाइन एंड लेंथ बिल्कुल सीधी होती है, स्ट्रेट होती है, लेकिन जो बैट्समैन होता है वो उसको फ्लिक करके या फिर शॉट खेल के बॉल की जो है डायरेक्शन वो चेंज कर देता है ना। ये एक मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अच्छा, फोर्स से ना हम किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं चक्रे पे, है ना, तो वहाँ हम शेप देने के लिए क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं ना। तो वो भी एक तरह का फोर्स का इफेक्ट हो गया। चलो इसी बात पे एक और अच्छी डेफिनेशन मिल गई मुझे, ये भी देख ही लेते हैं, है ना। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुशिंग, पुलिंग, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग एटसेट्रा विच में मूव अ बॉडी एट रेस्ट और स्टॉप अ मूविंग बॉडी और चेंज द स्पीड और चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी और चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी। तो थोड़ी लंबी डेफिनेशन हो गई, पर मैंने जो आपको बताई वही आप याद रखिए। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी बॉडी कैन बी पुल्ड और पुश्ड। ओके, चलिए अब अपने को देखना है टाइप्स ऑफ फोर्सेस।
टाइप्स ऑफ फोर्सेस में सबसे पहले हम देखेंगे बैलेंस फोर्स। देखो बैलेंस फोर्स का सबसे पहला मतलब समझ लो। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का एक्सेलरेशन नहीं होगा, मतलब बॉडी मूव नहीं होगी, है ना, ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे आपको पहला एग्जांपल आपको दिख रहा होगा सीसॉ का। सीसॉ में जो दोनों तरफ जो बंदे बैठे हैं, बैठे नहीं एक्चुअली खड़े हैं, तो ये जो दोनों हैं ये क्या कर रहे हैं, सेम वेट के होंगे, इसीलिए ये सेंटर पे स्टेबल है ना। फिर सेकंड एग्जांपल में आप देख रहे हो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से सेम धक्का लगाओगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या? अगर सेम फोर्स दोनों तरफ से लगाओगे, ये वाला एग्जांपल देखो, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। और किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करने, जैसे मैंने यहाँ पे टग ऑफ वॉर का एग्जांपल लिया है, forces that are equal but in opposite direction, therefore this is an example of balanced force। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब आता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स की मैं डेफिनेशन भी बता देता हूँ एक बार। देखो बैलेंस फोर्स की डेफिनेशन होती है, अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो देन द फोर्सेज आर बैलेंस्ड फोर्स, है ना। एंड इफ द रिजल्टेंट ऑफ force, all the forces of the body is not zero, then the forces are called unbalanced force, है ना। अब बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के एग्जांपल देख लेते हैं ना। जैसे ये मैंने कुछ पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल है। क्या हो रहा है इसमें, देखो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, कार्ट वाला एग्जांपल देखना। कार्ट में एक तरफ बिगर फोर्स लग रहा है और एक तरफ स्मॉलर फोर्स, मतलब कार्ट को किसी गाड़ी को धक्का देते देते अचानक से उसके सामने एक छोटा सा कहीं का बॉक्स आ गया, पेपर बॉक्स आ गया या कार्डबोर्ड बॉक्स आ गया, तो क्या वो कार्डबोर्ड बॉक्स के द्वारा लगाए गए फोर्स से कार्ट रुक जाएगी? नहीं रुकेगी, है ना। बॉक्स हल्का होता है तो बेचारा ज़्यादा फोर्स नहीं लगा पाएगा, तो इसलिए जो बिगर फोर्स है वो उसको भी साथ में लेता हुआ चल देगा, है ना। अब एक और एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे, टग ऑफ वॉर का ही मैंने दोबारा एग्जांपल लिया हुआ है। फोर्सेस दैट एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कॉज अ चेंज इन मोशन, अगर चेंज इन मोशन होगा तो वो एग्जांपल क्या का होगा, अनबैलेंस फोर्स का होगा, है ना। बहुत ही छोटा चैप्टर है ये, बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। छोटे छोटे फार्मूले जिनको हम डराइव करेंगे, जिनके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा हाँ, सरप्राइज़ की जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए ये प्रेजेंटेशन एज अ इन द PDF फॉर्म में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ताकि जस्ट इन केस अगर आपको रिवाइज़ करना हो तो दोबारा वीडियो ना देखना पड़े, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अनबैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब देखो गैलीली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था फोर्स के ऊपर, है ना। इस एक्सपेरिमेंट का एक्चुअल नाम तो मुझे नहीं मालूम, बट गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट ऑफ इंक्लाइंड प्लेन ऐसा कुछ बोलते हैं इसको, है ना। तो देखो क्या हुआ था एक्चुअल में। गैलीलियो ने क्या किया, दो ऐसे इंक्लाइंड प्लेन लिए बिल्कुल आमने सामने, और एक बॉल को एक हाइट से छोड़ा, है ना। तो इस बॉल को गैलीलियो ने, ये ग्रीन बॉल जो आप देख रहे हो, इसको गैलीली ने यहाँ से ड्रॉप किया और इसको यहाँ तक आने दिया। तो सबसे पहले जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये था कि ये बॉल यहाँ पे आके रुक गई, है ना। जैसे देखो ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। तो उनके ऑब्जर्वेशन क्या था कि एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है टू इनिशिएट द मोशन फ्रॉम स्टेट ऑफ रेस्ट, बट नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ नीडेड टू सस्टेन द मोशन। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो फर्स्ट टाइम तो उन्होंने बॉल को पुश किया, तो एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ी स्टार्ट करने के लिए, है ना। स्टार्ट करने के लिए, किसी भी मोशन को स्टार्ट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की हमें ज़रूरत पड़ी। लेकिन जब उन्होंने एक बार फोर्स दे दिया उसके बाद दोबारा उन्हें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी।
तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये हम कंक्लूड करते हैं कि गैलीलियो गैलीली के एक्सपेरिमेंट में किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन उस मोशन को सस्टेन करने के लिए किसी भी प्रकार के अनबैलेंस्ड फोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक और मैं इसका आपको एक्सपेरिमेंट भी दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट था। अच्छा, ये बॉल भी स्मूथ थी, बॉल का सरफेस भी स्मूथ था, और जो सरफेस पे ये रोल हो रही थी वो भी स्मूथ था, है ना। ये एक्सपेरिमेंट के कुछ क्लॉजेज हैं जो मैंने देखे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एक और चीज़ मैं आपको बता रहा था, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्सेज सम एक्सटर्नल फोर्सेज रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर सरफेस रफ होता तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता मोशन का, तो यहाँ पे हमको एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती थी, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन, है ना। ये इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बता, देखो ये बिल्कुल बचपन वाला मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा जो आपको फटाक से याद हो जाएगा। क्या बोलता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है एन ऑब्जेक्ट, अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन अ स्टेट ऑफ मोशन unless some external unbalanced force is applied on it to change the state। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स उस पर एक्ट नहीं करता उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, है ना। स्टेट मतलब स्टेट ऑफ मोशन है तो रेस्ट पे लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, और रेस्ट पे है तो मोशन में लाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। तो बेसिकली हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे अगर रेस्ट पे तो उसको रेस्ट पे ही रहने दे रहे हैं, तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आया। अब कंक्लूजन समझो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ हमें किस बारे में बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ हमें बताता है इनर्शिया के बारे में, है ना। फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ हमें बताता है इनर्शिया के बारे में, है ना। मैं अभी आपको एक चार्ट भी बनवाऊंगा, उससे आपको और थोड़ा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ से हमें इनर्शिया का पता चलता है, ठीक है। अब ये इनर्शिया भी 3 टाइप के होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, है ना। ये मैंने यहाँ प्रेजेंटेशन में या वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किया है, सो ठीक है। अब फर्स्ट लॉ के एग्जांपल देख लो। अब देखो फर्स्ट डायग्राम देखना है ना, जब हमने फुटबॉल में को किक नहीं किया है तब क्या होता है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है तो ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कोई उसे आके मोशन में या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करता उस पर, है ना। अब देखो सेकंड केस में हमने बॉल को किक कर दिया, है ना। अब किक तो कर दिया, वो तो मोशन में ही रहना चाहता है। अब मोशन में आने के बाद एक बार ऑब्जेक्ट की स्टेट क्या हो जाती है, अब उसकी इच्छा होती है कि वो मोशन में ही रहे हमेशा, ठीक है। वो तो मोशन में रहना चाहता है, लेकिन अब हो क्या रहा है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, क्योंकि फुटबॉल ग्राउंड बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं है। मान लीजिए हम ऐसे ही किसी ग्राउंड में खेल रहे हैं जहाँ पे पत्थर हैं, कंकर हैं या कीचड़ है, कीचड़ में फ्रिक्शन फोर्सेस लगते हैं, और अगर फ्रिक्शन फोर्सेस मान लो बहुत स्मूथ ग्राउंड है, एकदम वर्ल्ड कप लेवल का ग्राउंड है, तो भी फ्रिक्शनल फोर्सेस तो लगते ही हैं, है ना। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से या किसी भी अनवांटेड एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से वो बॉल कहीं ना कहीं एक स्टेज पे जाके या पोल से टकरा गई, गोल पोस्ट के पोल से टकरा गई, तो बॉल ने तो रुकना ही है ना। बॉल तो चाहती है कि मैं मोशन में रहूं, लेकिन स्टेट अब एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते। अब है ये इम्पॉर्टेंट, देखो इसमें अब हमारा आता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट समझ लो। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट है, थक गया मैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स।
तो बेसिकली ये चेंज किस वजह से होता है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में ही चेंज होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि लीनियर मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। अब देखो यहाँ पे हमें उसका एक डेरिवेशन करना है फॉर्मूला का। देखो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं दिया है क्या, हाँ यहाँ देख लो, डेरिवेशन देख लो, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम पर यूनिट टाइम। ठीक है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी, है ना। फोर्स इज इक्वल टू एम वी माइनस यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब ध्यान देना, तुमने बचपन में पढ़ा होगा, देखो मैं तुमको समझा भी देता हूँ। ये इतना जो डेरिवेशन है हमने अभी मोशन चैप्टर में पढ़ा था, काय के लिए पढ़ा था, एक्सेलरेशन के लिए, है ना। काय के लिए पढ़ा था, एक्सेलरेशन के लिए, है ना। तो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, एफ हो एफ, इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकला, देखो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये हमारा रिक्वायर्ड फार्मूला है जो हमने पिछली स्लाइड में मैंने यहाँ पे डेरिवेशन में बताया भी हुआ है। ये मैंने एक वाइट बोर्ड बना के रखा है एक्चुअली, अगर कोई डेरिवेशन इम्पॉर्टेंट होता है और तुम्हारी समझ में नहीं आता है तो मैंने उसके लिए लिया हुआ है एक्स्ट्रा शीट। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझ आया, स्टेटमेंट बहुत ईजी है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होती है, देखो जब हम किसी बॉल को कैच करते हैं, हाई जंप करते हैं, है ना, बॉल को कैच करते वक्त हम क्या करते हैं, उसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे कम करते हैं, अल्टीमेटली वो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाती है ना। तो ये एक एग्जांपल हुआ, बॉल कैच करना, हाई जंप करना, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सीट बेल्ट यूज़ करना कार की, ये भी एक तरह का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का ही एग्जांपल है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें बता देता हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक वो है इसमें, जैसे देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एक स्पेशल केस है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। देखो हमने अभी F इक्वल टू एम ए प्रूफ किया, है ना। अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, अगर मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, मान लो तुम स्पेस में तो ऐसे ही होता है, एक बार धक्का दिया तो जो मोशन में जाएगा रुकने का नाम ही नहीं लेगा, सॉरी, ठीक है। तो बेसिकली हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ कर रहे हैं। ये एक एप्लीकेशन है, ये एक स्पेशल केस है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, वो हम देख रहे हैं। तो बेसिकली फोर्स अप्लाइड ज़ीरो हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ज़ीरो मतलब v माइनस यू इक्वल टू ज़ीरो। तो v इक्वल टू यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव एंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी u। किस वेलोसिटी से मूव करेगी बॉडी, कौन सी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, है ना, थ्रू आउट द टाइम t व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ने यही तो बताया था,
when the body is in motion then it will tend to continue in motion until or unless an external force is applied। तो यहाँ पे हम यही तो बता रहे हैं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, मूव करे जा रहा है, करे जा रहा है, बस यही हो रहा है और क्या हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, देख लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। अच्छा मैं कुछ वो भी बता देता हूँ तुमको, यूनिट्स। देखो एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ऐसा ही यूनिट में बात करेंगे हम हमेशा, है ना। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। और देख लो टाइम की ऐसा ही यूनिट होती है सेकेंड। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की हम पढ़ ही चुके हैं मोशन चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में, है ना। तो ये फर्स्ट के ये स्पेशल केस समझ आ गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन देख रहे थे। अब देखो फोर्स निकालना है। F इक्वल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, मास दिया है 3 kg, मास दिया है 3 kg और फोर्स 12 न्यूटन, मास 3 kg। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे, F इक्वल टू ma फार्मूला लगाएंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो 12/3 इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा है इन्होंने। व्हाट विल बी द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉल ऑफ मास 6 kg। 6 kg मास की बॉल में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस करने में हमें कितना फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये है कि हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, फोर्स निकालना है। F इक्वल टू ma लगाओ डायरेक्ट, 6 4 24 आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी न्यूटन, है ना। अरे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है ना, तो फोर्स कहीं का भी हो न्यूटन ही होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ तुम ऐसे समझो फोर्स कांस्टेंट है 5, है ना, एंड मास and a mass m2 and acceleration of 24 meter per second square. What will be the acceleration it give if the both masses are tied together? अब ये combined mass वाला क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, देखो मास की वैल्यू तो दी नहीं, तो m1 m2 की ऐसी फ्रैक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। तो m1 की वैल्यू हमारे पास आई 5/8 kg, m2 आया 5/24 kg, और कंबाइंड मास कर दिया, टाइट टुगेदर कर दिया, दोनों को एक साथ बांध दिया, तो कंबाइंड मास आ जाएगा 5/8 प्लस 5/24। तो अल्टीमेटली हमारा मास बन जाएगा कंबाइंड मास दैट इज इक्वल टू 5/6 kg। अब इस 5/6 kg को F इक्वल टू ma वाली इक्वेशन में लगाएंगे और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन देखो। अब देखो यहाँ पे हमको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 90 किलोमीटर पर आवर। जब भी किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी स्पीड दी हो उसे हमेशा हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को 5/18 से, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, देखो वेलोसिटी है, फोर्स नहीं है, मास है ना, इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी नहीं, सॉरी, ब्रेक्स आर अप्लाइड है ना, तो ब्रेक अप्लाई होते हैं तो फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, और अगर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल 0 होती है। तो यहाँ पे फाइनल 0 है।
तो एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे v हमारी ज़ीरो होगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और इनिशियल वेलोसिटी हमारी रहेगी 25 मीटर पर सेकेंड। 90 को कन्वर्ट करने पे आएगा 25 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। अब फिफ्थ वाले में देखो हमको एक ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ में क्या बोला है, इस ग्राफ को हमको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना। इसका आधा सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे। चलो, मास दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का 1000 kg, डिस्टेंस हमको निकालना है। तो देखो, इक्वेशन ऑफ मोशन का जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो इसमें हमने देखा था कि एरिया अंडर द ग्राफ इज डिस्टेंस, है ना। अगर स्पीड टाइम ग्राफ है तो उसमें एरिया अंडर द कर्व इज डिस्टेंस, है ना। तो सीधा एरिया क्या हो जाएगा फर्स्ट ट्रायंगल का, फिर सही है ना, हाँ ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ करके निकालेंगे जो हमारा होगा। अब देखो, व्हाट विल बी द ब्रेकिंग फोर्स, सेकंड क्वेश्चन। ब्रेकिंग फोर्स के लिए हमें क्या करना है, देखो इनिशियल स्पीड हमको 15 मीटर पर सेकंड दी हुई है, टाइम 1 सेकंड दिया है, फाइनल स्पीड 0 होगी क्योंकि ब्रेक लग रहा है। तो ब्रेकिंग फोर्स F इक्वल टू हमको निकालना है M से, है ना। तो ब्रेकिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है और इसका हमारा आंसर है 15,000 न्यूटन्स। बहुत फोर्स लग रहा है। 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट अ कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, स्टार्ट कर रहे हैं हम कार को, है ना, चलाना है। कार रेस्ट पे है, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमको दी हुई है। कार रेस्ट पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जो हमको दी है वो होगी उसकी फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड। टाइम हमको दिया हुआ है 10 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम हमको दिया है 10 सेकेंड्स। तो अब इसमें हमको निकालना फोर्स। वही फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है ना। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दे रहा हूँ, आप खुद घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए, क्वारंटाइन टाइम का यूज़ कीजिए। ये आपके क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस है। इसमें मैंने आंसर भी इसलिए दे दिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके द्वारा किया गया सॉल्यूशन सही है या गलत, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और भी हैं, टोटल मैंने 14 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपसे बड़ी ही आसानी से बन जाएंगे, इसमें आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये अपना लास्ट टॉपिक है, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे बट हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या बोलता है, पहले स्टेटमेंट समझ लो। एवरी एक्शन हैज़ इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन क्या है। एक बलून का हमने एग्जांपल लिया है, तो हवा का बलून मान लो पूरा एयर फिल्ड है, इन्फ्लेटेड है पूरा, और उसमें एकदम से हमने उसमें हवा भर के एकदम से उसको छोड़ दिया। तो एक्चुअल में क्या होगा, सारा एयर प्रेशर जो अंदर भरा हुआ है वो एकदम से रिलीज़ होगा और उस एयर प्रेशर की वजह से जो बलून के मास पे रिएक्शन लगेगी और बलून इधर उधर फड़फड़ाता नज़र आएगा, ठीक है, उड़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आवाज़ साउंड का इशू तो नहीं आ रहा है ना, अगर आ रहा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दो, है ना।
चलो अब देखो, इसके कुछ एप्लीकेशंस होती हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन होती है, जैसे हम चलते हैं तो रिएक्शन फोर्स पीछे लगता है और हम आगे की तरफ जाते हैं, है ना। तो जो मोशन की डायरेक्शन है वो रिएक्शन फोर्स के अपोजिट होती है ना। स्विमिंग में भी आपने देखा होगा कि आप जब स्विम करते हैं तो पानी को पीछे ढकेलते हैं, तब आपकी बॉडी आगे जाती है ना। और रिकॉइलिंग ऑफ गन को ऐसे समझो, देखो जब बंदूक चलाई जाती है, पता नहीं किसी ने चलाई कि नहीं असलियत में, या फिल्मों में चलते हुए देखी होगी कि पीछे झटका लगता है कंधे पे, इसलिए मैंने असॉल्ट राइफल का एग्जांपल लिया हुआ है। यहाँ पे राइफल की जो बुलेट है वो आगे की तरफ जाएगी और बुलेट जब शॉर्ट होगी तो वो पीछे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से झटका देगी। उस झटके को बोलते हैं हम रिकॉइलिंग ऑफ गन, है ना। वो किस वेलोसिटी से वो झटका लगता है उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हमें समझना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने यहाँ पे दो बॉल्स ले लिए हैं। इन बॉल्स को हमने क्या किया है, एक का मास ए है, एक का मास बी है। किसी भी, इनको नाम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे देता हूँ मैं बी। ठीक है, तो बेसिकली अभी क्या कर रहे हैं, हम इनको एक दूसरे की तरफ धक्का लगा रहे हैं, है ना, फोर्स लगाया हुआ है। तो कोलाइजन से पहले, मतलब टकराने के पहले, इन दोनों की अपनी अपनी अलग अलग इनिशियल वेलोसिटी है। एक की u1 मान लो, एक की ua मान लो, बी वाले की ub मान लो, है ना। अब टकराने के बाद भी उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, तो a वाले की बन जाएगी va और b वाले की बन जाएगी vb। इसका एक डेरिवेशन मैंने किया हुआ है, आप डायग्राम नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डायग्राम आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, उसके बाद मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ, डेरिवेशन। देखो ये है पूरा डेरिवेशन। ए बॉल का हमने मास मान लिया है ma और बी का मास मान लिया mb। वो एक्चुअली सब्सक्रिप्ट में आना था लेकिन वो आ नहीं पाया, शायद कुछ सेटिंग या फिर सॉफ्टवेयर के वर्जन का इशू आ गया है। फिर इनिशियल वेलोसिटीज़ को भी हमने इसी प्रकार से ua और ub मान लिया है ना। तो अब देखो, ध्यान देना, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए का मोमेंटम क्या होगा, आफ्टर कोलाइजन माइनस बिफोर कोलाइजन। तो आफ्टर कोलाइजन कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, ma इंटू va माइनस ma इंटू ua, है ना। अब ऐसे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। यही इसी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे, है ना। टाइम थोड़ा सा सरक गया लगता है, ये वाला, है ना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, अब फिर अब जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आया है ना, यही हमारा क्या है, ये है हमारा फोर्स। कौन सा फोर्स है, ये हमारा फोर्स है exerted by B on A। इसी प्रकार से फोर्स exerted by A on B आ जाएगा, B के द्वारा लगने वाला A पे फोर्स कहलाएगा FBA और A के द्वारा B पे लगने वाला फोर्स कहलाएगा FAB, है ना। अब देखो, थर्ड लॉ से हमने पढ़ा एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसलिए हमने क्या करा है, दोनों फोर्सेस को इक्वल कर दिया और बीच में एक नेगेटिव का साइन भी दिख रहा है, दिखा नेगेटिव का साइन। दिखा नेगेटिव का साइन, है ना। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम दोनों की वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, और सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे यार कुछ गड़बड़ हो गया मुझे लगता है। हाँ, तो चलो मैं बता देता हूँ, सॉल्व करने पे हमें इस तरह की इक्वेशन मिलेगी।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैं इक्वेशन लिख के बता देता हूँ आपको यहाँ पे। एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल्स टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, है ना। ये होगी इक्वेशन टोटल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं क्या होती है एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन इसकी मेनली होती है रॉकेट्स में, जेट्स रॉकेट जो जेट प्लेन्स या रॉकेट्स वगैरह जो लॉन्च किए जाते हैं उसमें ये इस कंसेप्ट का बहुत ज़्यादा महत्व होता है ना। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला मार्क किया हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला है ना। उस स्लाइड का मुझे कुछ देखना पड़ेगा, चलो नहीं आ पाया वो, है ना। अगर मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास होगा तो मैं समझा देता हूँ उसको, है ना। आई होप मेरे पास है, एडिट तो कर सकते हैं ना इसमें। चलो वो नहीं दिखेगा, लेट इट बी, मिस हो गया है मुझसे। चलिए अपन तो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब इसकी एप्लीकेशन में एक ही है, एक नहीं है, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। मैंने बहुत सारे आपको एग्जांपल्स भी बता दिए और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसमें जेट इंजन्स में यूज़ होता है और रिकॉइल वेलोसिटी में यूज़ होता है। रिकॉइल वेलोसिटी का ये वाला फार्मूला है, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर दिया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला भी एक एप्लीकेशन है इसमें। जैसे देखो मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं कि एक लड़का है, वो पतवार नाव में बैठा हुआ है और वो अपनी पतवार की मदद से पानी को पीछे ढकेल रहा है ना। नाव आगे बढ़ रही है, अगर नाव का मास और पानी कितना पीछे फेंका जा रहा है उसका मास हमें पता चल जाए तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नाव की वेलोसिटी और पानी की वेलोसिटी में रिलेशन निकाल सकते हैं ना, जो कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो यहाँ जो बॉक्स में दिख रहा है ना, वो ये ही रिलेशन है। ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे बता दीजिएगा, और वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेरिवेशन मैं एक अलग से वीडियो उसमें अपलोड करने वाला हूँ, है ना, क्वेश्चंस के साथ। होपफुली आज तो मुश्किल लग रहा है, कल हो जाएगा, है ना। तो चलिए ख़त्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, और अगर कमेंट अलाउड नहीं